Hello students, good morning to all of you. This is the second video lecture of chemistry unit number 6, that is thermodynamics. And till now we have discussed about system surrounding, and after that type of system, that is the open system in which heat and amount both change occur, closed system in which only heat changes, no change of amount, and third one is the isolated system in which neither heat nor amount change occurs. After that we have discussed about various process: isothermal process, isobaric process, isochoric process, adiabatic process. We have discussed about isothermal process, a process in which change in temperature, that means dt, d means change or t means temperature, change is zero. Isochoric process in which change in volume is zero, no change in volume, volume remain constant. Isobaric process in which pressure change is zero. Adiabatic process in which heat change is zero. These are the processes. और भी कुछ प्रोसेस आएंगे जिनको हम आगे टाइम टू टाइम पढ़ेंगे, है ना। तो मैंने ये स्टडी कर लिया था कि आपके प्रोसेस कितनी टाइप के होते हैं और कितनी टाइप का आपके पास सिस्टम होता है, ठीक है। आफ्टर दैट हम बात करने वाले थर्मोडायनामिक्स की कुछ और टर्म्स के बारे में, जैसे आपकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। प्रोसेस रिवर्सिबल हो सकता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, इंटरनल एनर्जी के बारे में बात करेंगे, और फिर उसके बाद आएंगे वर्क डन, एंड फाइनली टू दी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो आज इस वीडियो लेक्चर में जो बची हुई टर्म्स हैं, बेसिक इंट्रोडक्टरी टर्म्स हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट इज द properties of some system, properties of thermodynamic system. थर्मोडायनामिक सिस्टम मीन्स जो सिस्टम हम थर्मोडायनामिक्स में पढ़ रहे हैं, सिस्टम का मतलब मैंने पहले बता दिया था, पार्ट ऑफ द यूनिवर्स वेयर केमिकल रिएक्शंस आर गोइंग ऑन और द फिजिकल चेंजेस आर अकरिंग। मीन्स जहाँ पे चेंज हो रहा है, जो अंडर ऑब्जर्वेशन है, उस पार्ट को हम यूनिवर्स के सिस्टम बोलते हैं। मीन्स जैसे आपकी कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है एक बीकर में, दैट बीकर इज नोन एज system and the remaining part of the universe is called surrounding. This is the system plus surrounding concept. तो system और surrounding की जो properties होती हैं, thermodynamic system की जो properties होती हैं, उनको जनरली दो कैटेगरीज में बांटा गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल कैटेगरी इज extensive properties, and second kind of properties which are classified are extensive and intensive properties. प्रॉपर्टीज जैसे टेम्परेचर, प्रेस, वॉल्यूम, डेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इन सभी को मिला के क्या बोला जाता है? थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़। मतलब सिस्टम की क्या क्या प्रॉपर्टी, सिस्टम का टेम्परेचर कितना है, सिस्टम में मास कितना है, सिस्टम की वॉल्यूम कितनी है, सिस्टम की डेंसिटी कितनी है, ये सारी चीज़ें क्या कहलाती है? सिस्टम की प्रॉपर्टी। उन प्रॉपर्टीज़ को जनरली दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। दे आर ऑफ टू टाइप। फर्स्ट वन इज द एक्सटेंसिव, सेकेंड वन इज द इंटेंसिव। दे आर ऑफ टू टाइप। सो फर्स्ट इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या होता है? द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम विच डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द सिस्टम और अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस। ऐसी प्रॉपर्टी सिस्टम की जो इस बात पे डिपेंड करती है, वैल्यू, कि उसके अंदर अमाउंट कितना है, मास कितना है सिस्टम का। द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम हुज वैल्यू डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस और अमाउंट ऑफ द सिस्टम। प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम whose value depends on amount of substance, that is mass in the system, जिसकी वैल्यू इस चीज़ पर डिपेंड करती हो कि कितना मास वहाँ पे रखा गया है। उस प्रॉपर्टी का नाम जनरली क्या बोला जाएगा? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एंड जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के इंडिपेंडेंट हो, मास ऑफ द सब्सटेंस के जो प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंट हो, उसे बोला जाता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव के आगे भी इन आता है, IN, और इंडिपेंडेंट में भी क्या आता है? इन। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के इंडिपेंडेंट इंटेंसिव, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करे वो एक्सटेंसिव। समझ में आ रहा है? इनका मतलब इंटेंसिव और इनका मीन्स इंडिपेंडेंट।
इन मीन्स इंटेंसिव, इन मीन्स इंडिपेंडेंट। जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के इंडिपेंडेंट होगी दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इंडिपेंडेंट ऑफ मास और अमाउंट इन सिस्टम, दैट इज नोन एज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव में भी इन आता है, क्लियर है, इंटेंसिव में भी इन आता है आपके पास, और इंडिपेंडेंट में भी इन आता है। इंडिपेंडेंट में भी इन आता है और इंटेंसिव में भी क्या आता है, इन आता है। ये एक याद रखने का एक तरीका है, इट नॉट अ मेथड, इट इज़ अ वे टू लर्न। ठीक है, कि इंटेंसिव में भी इन आएगा और इंडिपेंडेंट में भी इन आएगा, तो दोनों को मिला के मैं ये कह सकता हूँ जिस प्रॉपर्टी की वैल्यू अमाउंट पे डिपेंड ना करे वो इंटेंसिव, अमाउंट पे डिपेंड करे वो एक्सटेंसिव। एग्जांपल्स देखो, बहुत अच्छे एग्जांपल्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ मास की। मास तो खुद क्या होगा, एक्सटेंसिव या इंटेंसिव, चलो बताओ। अरे जो अमाउंट पे डिपेंड करे, अब अमाउंट ज़्यादा लोगे मास ज़्यादा हो जाएगा। अमाउंट और मास एक तरह से दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, तो इनमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अमाउंट और मास में तो कोई डाउट ही नहीं है। मास इटसेल्फ इज ए प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटेंसिव। मास कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी, एक्सटेंसिव। अगली प्रॉपर्टी मैं लिख रहा हूँ, बताओ जी। अब व्हाट यू थिंक अबाउट वॉल्यूम। यस, वॉल्यूम क्या होगी, वॉल्यूम डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे, बिल्कुल डिपेंड करती है जी। कितनी गैस भरी गई है उतना स्पेस ऑक्यूपाई करेगी। आपने गैस में बैलून में गैस ज़्यादा भर दी, बैलून का साइज फैल जाएगा। आपने बैलून में कम गैस भरी तो एयर भरी तो उसका साइज़ क्या होगा, छोटा होगा। 1 लीटर पानी अलग वेट होता है, 2 लीटर वाटर अलग वेट होता है, 3 लीटर वाटर अलग वेट होता है। तो दैट्स मीन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की वैल्यू के अकॉर्डिंग क्या चेंज हो रही है, वॉल्यूम चेंज हो रही है। तो वॉल्यूम इज द प्रॉपर्टी ऑफ यस एक्सटेंसिव। वॉल्यूम कौन सी प्रॉपर्टी होगी, एक्सटेंसिव। एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और होती है, देखो, हीट कैपेसिटी। कभी सुना हो हीट कैपेसिटी, हीट को झेलने की क्षमता। हीट कैपेसिटी मतलब एबिलिटी टू बियर हीट। जब भी हम देखो, एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। जब हम पानी गर्म करते हैं घर पे, हमारे पास वाटर रखा हुआ है जिसका टेम्परेचर नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे। वाटर को हीट करना स्टार्ट करता हूँ, मेरे पास 1 लीटर वाटर है और इस 1 लीटर वाटर को मैं हीट करना स्टार्ट करता हूँ। 1 लीटर वाटर को हीट करना स्टार्ट किया, शुरुआत में टेम्परेचर 20 डिग्री हीट दी, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आया। और गर्म किया, कोई चेंज नहीं आया। ऐसा होता है ना, जब पानी गर्म करते शुरुआत में हमें लगता है पानी गर्म ही नहीं हो रहा, शुरुआत में तो ऐसा फील होता है पानी गर्म ही नहीं हो रहा, और एक टाइम के बाद लगने लगता हाँ अब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। तो वो कौन सा टाइम था, वो कौन सी अमाउंट ऑफ हीट थी, तब तक टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आया। दैट्स मीन वाटर का जो सिस्टम है वो टेम्परेचर चेंज को रोक रहा है। वो उस हीट को, जो हीट उसको दी जा रही है, उसको बियर कर रहा है, उसको सहन कर रहा है, लेकिन टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं होने देता। तो उसको क्या बोला जाता है, हीट कैपेसिटी, एबिलिटी टू बियर द हीट चेंज। हीट दे रहे हो, टेम्परेचर बदल ही नहीं रहा, सिस्टम अकड़ के खड़ा है कि मैं हीट को आने दो, टेम्परेचर चेंज ही नहीं होने दूंगा। तो उसे क्या बोला जाता है, हीट कैपेसिटी। अरे किसी इंसान के साथ लड़ाई हो जाती है, उस इंसान को 4-5 बातें आप बोलते हो, तब तक तो वो कुछ बोलता नहीं है, उसके बाद वो भी रिप्लाई करना स्टार्ट कर देता। तो वो 4 से 5 बातें जो थी वो आपकी क्या कहलाएंगी, उसकी कैपेसिटी। कुछ इंसान होते एक बात बोलते ही रिप्लाई करना स्टार्ट कर देते, उसकी हीट कैपेसिटी कम है, उसकी बातों को सहन करने की क्षमता क्या है, कम है। तो अमाउंट ऑफ द एबिलिटी ऑफ ए सिस्टम टू बियर द हीट चेंज इज नोन एज हीट कैपेसिटी। अब 1 ड्रॉप वाटर की है, उसको थोड़ा सा टेम्परेचर चाहिए, वो बॉयल हो जाएगा। 1 लीटर वाटर है, उसको ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट चाहिए कि बॉयल ऑफ करने के लिए। तो यानी हीट कैपेसिटी किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है, हीट कैपेसिटी डायरेक्टली डिपेंड कर रही है कितना अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस आपके पास। हालांकि हीट कैपेसिटी का टॉपिक हमारे सिलेबस में नहीं है, पहले ही होता था, इसलिए मैं थोड़ा सा डिस्कस करके बता रहा हूँ कि हीट कैपेसिटी मीन्स द एबिलिटी ऑफ ए सिस्टम टू बियर द हीट चेंज, एबिलिटी ऑफ ए सिस्टम टू बियर द हीट चेंज। और ये डिपेंड करेगा कितना अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस। क्लियर। इंटेंसिव प्रॉपर्टी पे बात करते हैं कुछ। इंटेंसिव प्रॉपर्टी में लाइक आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 10th क्लास में पढ़ा होगा, ईटा से रिप्रेजेंट होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हर मीडियम का अपना फिक्स होता है,
वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा, किसी दूसरे लिक्विड का अल्कोहल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा। एक मीडियम है, जैसे ये एयर है, एयर से लाइट आई और इस मीडियम के अंदर एंट्री करती है, लाइट किसी ना किसी एंगल पे बेंट हो जाती है। लाइट इस एंगल से आई थी और यहाँ पे बेंट हो गई। दिस इज ओनली ड्यू टू द चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है जो इस बात पे डिपेंड नहीं करती कितना वाटर है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिक्स है, ये वैल्यू है, ठीक है। इसी तरीके से एक सुना हो आपने इसका बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट हो गया यानी टेम्परेचर हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, यानी कॉमन सी बात है टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। क्या ये होता है टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम चेंज हो जाए अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के अकॉर्डिंग? 1 लीटर वाटर 100 डिग्री पे बॉयल होता है, 2 लीटर वाटर 102 डिग्री पे बॉयल होता है, 3 लीटर वाटर 110 डिग्री पे बॉयल होता है? नो, वाटर बॉइलिंग पॉइंट इज फिक्स वट एवर बी द क्वान्टिटी ऑफ वाटर। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज फिक्स वट एवर बी द क्वान्टिटी ऑफ आइस। आइस चाहे कुछ भी ले लो, आइस की जो मेल्टिंग पॉइंट है वो फिक्स है। वाटर कितना भी ले लो उसका बॉइलिंग पॉइंट फिक्स है। अल्कोहल की अमाउंट कुछ भी हो उसका बॉइलिंग पॉइंट फिक्स है। दैट्स मीन बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट आर द इंटेंसिव प्रॉपर्टी, दे आर द इंटेंसिव प्रॉपर्टी, दे डू नॉट डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, दैट मीन टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस। टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस पे उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट चेंज नहीं होता। इसी तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो टाइम के साथ चेंज नहीं होती। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में और बताता हूँ ना, सॉरी इंटेंसिव में विस्कोसिटी, विस्कोसिटी दैट इज ईटा। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी के बारे में क्या कहोगे? इंटेंसिव और एक्सटेंसिव? ऑब्वियस इंटेंसिव है। विस्कोसिटी कभी भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करती। वाटर कितना विस्कस है और अल्कोहल कितना विस्कस है, या फिर ग्लिसरॉल ज़्यादा विस्कस है, या उनसे भी ज़्यादा विस्कस हनी होता है, शहद होता है। और क्या ऐसा होता है कि आपने 1 लीटर शहद देखा उसकी विस्कोसिटी कुछ अलग थी और 10 लीटर शहद की विस्कोसिटी अलग थी? नहीं, हनी की कितनी भी क्वांटिटी रख लो वो हमेशा उतना ही विस्कस होगा। थिक, विस्कस मतलब थिक। थिकनेस से रिलेटेड एक टर्म और होती है डेंसिटी। हाँ, इसके बारे में बताओ। डेंसिटी एक्सटेंसिव है और इंटेंसिव। व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी? फॉर्मूले पे मत जाना, फॉर्मूला होता है डेंसिटी का मास अपॉन वॉल्यूम। और यहाँ से देख के मुझे ये लगता है कि मास जब आ गया तो ये एक्सटेंसिव होगा। नो, डेंसिटी इज इंटेंसिव। कैसे प्रूव करोगे डेंसिटी इंटेंसिव होता है? तो आइस वाटर के ऊपर फ्लोट करती है, ये फिक्स है ये बात। आइस वाटर के ऊपर तैरती है, दिस इज द पीस ऑफ आइस, इट ऑलवेज फ्लोट्स ओवर द लिक्विड वाटर। और आइस का साइज कुछ भी कर लीजिए, दैट विल ऑलवेज फ्लोट्स ओवर द वाटर लिक्विड। ये बात ट्रू है। आइस का साइज चाहे छोटा कर ले चाहे आइस का साइज बड़ा कर ले, वो हमेशा पानी के ऊपर तैरती है, क्योंकि आइस की डेंसिटी कम है और मास उसकी आपके वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है। जिसकी डेंसिटी कम होती है, जिसकी डेंसिटी कम होती है वो सब्सटेंस हमेशा फ्लोट करता है। और डेंसिटी का मतलब मास अपॉन वॉल्यूम होता है। डेंसिटी का मीनिंग अकेला मास या अकेली वॉल्यूम नहीं होती। डेंसिटी डज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास और नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, बट इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी तब डिफाइन है जब मास ओवर वॉल्यूम रखी जाए। डेंसिटी तब डिफाइन नहीं है जब वो क्या लिखी जाए, अकेले मास की फॉर्म में, अकेली वॉल्यूम के फॉर्म में। क्लियर है? तो सिंपल सा बहुत छोटा सा एग्जांपल है। डेंसिटी बताती है कि कौन लिक्विड किसके ऊपर फ्लोट करेगा। अब ये कहता है कि आइस जो होती है वो आसानी से फ्लोट करती है वाटर पे, और चाहे कुछ भी साइज रख लो आइस का, हमेशा फ्लोट करती है। तो इस बात से एक ही चीज़ प्रूव होती है कि आइस की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से हमेशा कम होती है, और चाहे आइस का साइज कुछ भी हो। दैट्स मीन डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। डेंसिटी इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑफ द सब्सटेंस। एक और पहचान बताता हूँ, देखो, जब भी कोई दो वैल्यूज जो एक्सटेंसिव होती हैं, मास एक्सटेंसिव, वॉल्यूम एक्सटेंसिव, मास एक्सटेंसिव, वॉल्यूम एक्सटेंसिव, दोनों को डिवाइड कर दिया जाए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, व्हेन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज डिवाइडेड बाय एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, यू मे गेट इंटेंसिव प्रॉपर्टी। आपको क्या मिल सकती है वहाँ से? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक बार चेक करो इसको। देखो मैं फिर से बताता हूँ,
अगर किसी भी प्रॉपर्टी की वैल्यू अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करती है, दैट इज नोन एज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. इफ इट इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, दैट इज नोन एज इंटेंसिव प्रॉपर्टी. क्लियर? मास ऑफ सब्सटेंस, वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, हीट कैपेसिटी ऑफ द सब्सटेंस, these are extensive property. Their value depends on amount of substance. Clear? After that, refractive index, it is a fixed property of the substance. Boiling point fixed, melting point fixed, whatever be the temperature, now whatever the amount, it is does not change. Density fixed, viscosity fixed, है ना. और ये भी देख सकते हो आप, एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव क्या मिल सकता है, इंटेंसिव. व्हाट यू थिंक अबाउट प्रेशर? प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया. प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, है ना. प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया. और देखो, मैं पहले फोर्स के बारे में बात करता हूँ. व्हाट यू थिंक अबाउट फोर्स? फोर्स इज इक्वल्स टू मास टाइम एक्सेलरेशन. किसी बॉडी पे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए? सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन. ए बॉडी रिमेन्स इन मोशन और बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट इफ नो फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी. बॉडी पे जब तक कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया जाएगा, बॉडी अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगी. अगर वो मोशन में तो मोशन में रहेगी, रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगी. तो फोर्स इज इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन. दिस वाज द सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन. और इसके अकॉर्डिंग फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. और फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है? मास पे. फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है? डायरेक्टली मास पे. बस इतना याद रखना कि डिवाइड का फॉर्मूला नहीं हो. फॉर्मूला किस फॉर्म में ना हो? डिवाइड का ना हो. डेंसिटी में भी मास आता था, लेकिन फॉर्मूले में डिवाइड कर रखा किसी चीज़ से. जब डिवाइड कर दिया जाता है, वो प्रॉपर्टी कभी भी आपकी क्या नहीं हो सकती? एक्सटेंसिव नहीं हो सकती. अगर किसी फॉर्मूले में मास से डिवाइड किया गया, मास को डिवाइड किया गया है, दैट वैल्यू विल बी इंटेंसिव. किसी फॉर्मूले में मास को डिवाइड किया गया है या किसी फॉर्मूले में मास से डिवाइड किया गया है, दैट प्रॉपर्टी विल ऑलवेज इंटेंसिव प्रॉपर्टी. मल्टीप्लाई किया गया है, डजंट मैटर, सीधा सीधा एक्सटेंसिव. मास आ रहा है, मास भी मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है, सीधा लिख दो क्या होगी? एक्सटेंसिव. लेकिन अगर किसी प्रॉपर्टी में मास से या मास को डिवाइड किया गया है, दैट विल बी ऑलवेज इंटेंसिव प्रॉपर्टी. क्लियर है? अरे समझ में आ रही बात? फिर से देखो एक बार, ये अच्छी वैल्यू, ये टॉपिक अच्छा ही है. ये कह रहा है कि आपका जो डेंसिटी होती है वो होती है मास अपॉन वॉल्यूम, एंड दिस इज नोन एज इंटेंसिव प्रॉपर्टी बिकॉज मास पर यूनिट वॉल्यूम मीन्स मास इन ए यूनिट वॉल्यूम इज डिफाइंड और मास इज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. जब भी मास को डिवाइड किया गया है, इंटेंसिव है. अब देखो, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. दिस इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. यहाँ पे भी तो मास आ रहा है, इसको भी तो कह सकता था मास इनटू एक्सेलरेशन. नहीं, यहाँ पे मास को क्या किया जा रहा है? मल्टीप्लाई किया जा रहा है. यहाँ पे मास को क्या किया जा रहा है? मल्टीप्लाई. मल्टीप्लाई करोगे तो होगी भाई एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और डिवाइड करोगे तो क्या होगी? इंटेंसिव प्रॉपर्टी. मी समझते हो? इंग्लिश में एक लेटर होता है मी, एक वर्ड होता है, ये याद रखना, एम. मल्टीप्लाई करोगे तो इन एक्सटेंसिव बन सकती, लेकिन ये फॉर्मूला हर जगह वैलिड नहीं होगा. कुछ चीज़ें नहीं होंगी, वो मैं बता दूंगा. ME, और ये कोई यूनिवर्सल रूल नहीं है, ये याद करने का एक तरीका है. मल्टीप्लाई में अगर मास है तो वो एक्सटेंसिव होगी, अगर डिवाइड में कोई मास है तो वो क्या होगी? इंटेंसिव. जैसे डिवाइड में मास से किस को डिवाइड किया जा रहा है? मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम है, दैट मीन इंटेंसिव. मास से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, दैट मीन एक्सटेंसिव. प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, बट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन अपॉन एरिया. तो डिवाइड कर दिया मास को और डिवाइड कर दिया तो क्या हो गया? इंटेंसिव. प्रेशर इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी. concentration of solution. What do you think about concentration of solution? फॉर्मूला लिखवाया था मैंने सबको. कंसंट्रेशन का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम. क्या फॉर्मूला लिखवाया था? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम. नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम. और नंबर ऑफ मोल्स इज ए काइंड ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. दिस इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और इसको डिवाइड कर दिया, दैट मीन इट इज क्लियरली इंटेंसिव प्रॉपर्टी. नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी. अरे सबको समझ में आ गई एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में? सही है. जो मास पे डिपेंड करती हैं वो एक्सटेंसिव, और मास से इंडिपेंडेंट होती है वो इंटेंसिव. इंटेंसिव में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और कॉमनली टेम्परेचर, डेंसिटी, प्रेशर,
concentration. Clear? Volume is an intensive property. Volume is an intensive property. Volume is an extensive property. Volume is an extensive property. अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ जिससे मैं थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक साइड आपको मैंने दे रखी है वॉल्यूम और एक साइड दे रखा है मैंने टेम्परेचर, और मुझे ये प्रूव करना है टेम्परेचर दैट इज मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये प्रूव करना है। देखो, दिस इज द कंटेनर, दिस इज द कंटेनर विच हैव वॉल्यूम V1 एंड टेम्परेचर ऑफ द वॉल्यूम टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज T। सबको समझ में आ रहा है? एक सिस्टम ले लिया जिसकी वॉल्यूम कितनी है, V है, और जिसका टेम्परेचर क्या है, T है। ठीक है, एक कंटेनर जिसकी वॉल्यूम V है और टेम्परेचर T है, मान लो लिक्विड ही है, एक लिक्विड भर रखा है किसी भी कंटेनर के अंदर, उसकी वॉल्यूम V है, V का मतलब 2 लीटर, 4 लीटर, 6 लीटर, कितनी मान लो, टेम्परेचर फिक्स है। अभी कहता है कि मान लो मैं इसको एग्जैक्टली हाफ से काट देता हूँ, इस कंटेनर को हाफ क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, हाफ डिवाइड कर दिया, तो दिस विल बी द फर्स्ट हाफ ऑफ द कंटेनर एंड दिस विल बी द सेकेंड हाफ ऑफ द कंटेनर एंड वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, अगर ये वॉल्यूम V1 थी तो ये V1/2 हो जाएगी, एग्जैक्ट हाफ से कट कर दिया, ये वॉल्यूम हो जाएगी V1/2। सही है ना? ये एग्जैक्टली हाफ से कट कर रहा है, इसको हाफ से कट कर रहा है, तो क्लियरली मुझे दिख रहा है कि टेम्परेचर ऑफ द वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, हाफ। लेकिन क्या सोचते हो, टेम्परेचर भी हाफ हो जाएगा? क्या कहते हो, टेम्परेचर हाफ हो जाएगा? वाटर ले रखा है 2 लीटर की बोतल में, और उस वाटर को 2 अलग अलग बोतल्स में डाल दिया 1-1 लीटर की में, क्या वाटर का टेम्परेचर चेंज हो जाएगा वहाँ पे? एक 2 लीटर की बोतल के अंदर वाटर रखा हुआ है, उसी वॉल्यूम को, उसी 2 लीटर वाटर को मैं 2 अलग अलग बोतल्स में ट्रांसफ़र कर देता हूँ जिनकी वॉल्यूम 1-1 लीटर है, क्या उनका टेम्परेचर चेंज होगा? नहीं। मेरे पास एक बोतल है जिसकी वॉल्यूम है 10 लीटर्स, और मैं कहता हूँ इस 10 लीटर वाटर भर रखा उसके अंदर, उस 10 लीटर बोतल के अंदर, उस 10 लीटर वाटर को मैं 2 अलग अलग बोतल्स में ट्रांसफ़र कर देता हूँ जिनकी इंडिविजुअल वॉल्यूम 5 लीटर होती है, तो क्या टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम बदल जाएगा? नहीं। टेम्परेचर पे क्यों इफेक्ट पड़ेगा? तो टेम्परेचर कितना रहेगा, T, और यहाँ पे भी टेम्परेचर कितना रहेगा, T। दिस प्रूव्स दैट वॉल्यूम चेंजेज विद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, वॉल्यूम बिकेम V1/2, बट टेम्परेचर डज नॉट चेंज विद द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस। सो टेम्परेचर इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड वॉल्यूम इज द एक्सटेंसिव। जब मैंने कंटेनर को आधा काटा तो वॉल्यूम आधी हो गई, लेकिन टेम्परेचर तो आधा नहीं हुआ मेरा, तो इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, जबकि आपकी वॉल्यूम क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इनका मतलब इंडिपेंडेंट और इनका मतलब इंटेंसिव। जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है इंडिपेंडेंट होता है। नेक्स्ट आपका है ओके, आफ्टर एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट 2 more टाइप ऑफ रिएक्शंस और 2 more टाइप ऑफ प्रोसेसेस। आप उनको प्रोसेस बोल सकते हो या फिर आप उनको बोल सकते हो रिएक्शंस। 2 more टाइप ऑफ प्रोसेसेस और रिएक्शंस। फर्स्ट इज द रिवर्सिबल प्रोसेस एंड सेकेंड प्रोसेस और सेकेंड टाइप ऑफ द प्रोसेस इज इररिवर्सिबल प्रोसेस और इररिवर्सिबल रिएक्शंस। ठीक है, टॉपिक पता चल गया। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। इससे पहले मैं आपको कौन कौन से प्रोसेस पढ़ा चुका, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक, आइसोबार और आइसोथर्मल। थर्मल मीन्स टेम्परेचर कांस्टेंट, बार मीन्स प्रेशर कांस्टेंट, कोरिक मीन्स वॉल्यूम कांस्टेंट एंड एडियाबैटिक मीन्स हीट चेंज जीरो, हीट कांस्टेंट। क्लियर है। अब रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, ए प्रोसेस विच कैन अकर इन बोथ डायरेक्शंस, फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड बैकवर्ड डायरेक्शन, दैट इज नोन एज रिवर्सिबल प्रोसेस है। आपको ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे जाना है, स्टेयर्स का यूज़ करके जाओ या किसका यूज़ करके जाओ, लिफ्ट का यूज़ करके जाओ या रैंप का यूज़ करके जाओ, कैसे भी जाओ, आप ग्राउंड फ्लोर से कहाँ चले जाओ, फर्स्ट फ्लोर पे। दिस इज कॉल्ड ए फॉरवर्ड प्रोसेस। फर्स्ट फ्लोर टू ग्राउंड फ्लोर वापिस आना क्या कहलाएगा, बैकवर्ड प्रोसेस। दैट्स मीन ए रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट्स
and again this is the forward reaction. Product get converted to the reactants, this is called a backward process. एक फॉरवर्ड प्रोसेस जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट वापस किस में आ गया, रिएक्टेंट में, दिस इज कॉल्ड बैकवर्ड प्रोसेस। भाई फॉरवर्ड मतलब रिएक्शन का रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाना, दैट्स मीन इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट में कन्वर्ट होना फॉरवर्ड प्रोसेस, फाइनल स्टेट से वापस आना इनिशियल स्टेट में, दैट इज कॉल्ड बैकवर्ड प्रोसेस। और एक प्रोसेस जो दोनों डायरेक्शन में होता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज रिवर्सिबल प्रोसेस। A process that can occur in both directions called a reversible process। कैसा प्रोसेस बोला जाएगा उसको, रिवर्सिबल, जो दोनों साइड्स में हो सकता है, दोनों प्रोसेसेस में दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड कर सकता है, उसको हम बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। ए प्रोसेस which can occur only in one direction, या फिर मैं यूँ कहूँ कि जो प्रोसेस आपका सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है, फॉरवर्ड से बैकवर्ड नहीं आ सकता, उस प्रोसेस का नाम जनरली इरिवर्सिबल प्रोसेस बोला जाता है। जो दोनों डायरेक्शन में हो, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट, उसको क्या बोला जाएगा, रिवर्सिबल। जो या रिएक्टेंट से प्रोडक्ट ही बदल सकता है, वापस नहीं आ सकता जो प्रोसेस अपने आप, उसको क्या बोला जाएगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस। दैट प्रोसेस इज जनरली नोन एज इरिवर्सिबल प्रोसेस। क्लियर है, एक डायरेक्शन इरिवर्सिबल, दोनों में हुआ रिवर्सिबल। अब देखो ये कहता है कि एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस इज N2 + 3H2 गोज टू दी 2NH3 फॉरवर्ड, और कुछ अमाउंट वापस डिसोसिएट हो जाता है, दैट इज द हेबर्स प्रोसेस। हेबर प्रोसेस, दिस इज द रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया की प्रिपरेशन की रिएक्शन है जिसमें अमोनिया टूट के नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके अमोनिया की फॉर्मेशन करते हैं, और रिएक्शन एक रिवर्सिबल रिएक्शन है जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी होती है और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी। तो हेबर प्रोसेस इज द एग्जांपल ऑफ ए रिवर्सिबल प्रोसेस। हेबर प्रोसेस ऑफ अमोनिया सिंथेसिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस। किस चीज़ का एग्जाम्पल होता है, एक रिवर्सिबल प्रोसेस का एग्जाम्पल होता है। इरिवर्सिबल प्रोसेस बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ऑल नेचुरल प्रोसेसेस आर द एग्जाम्पल ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस। ऑल नेचुरल प्रोसेस, दुनिया की जितनी नेचुरल प्रोसेस है सारी की सारी किसका एग्जाम्पल होती है, रिवर्सिबल का। जैसे फ्लोइंग ऑफ रिवर, एक बार नदी बह के चली गई, ये गंगा नदी हिमालय से बह के समुद्र में चली गई, वापस थोड़ी आएगी वो। एक बार नदी पहाड़ों से बह के समुद्र में चली गई, सी में चली गई, इसके बाद नदी वापस नहीं आएगी। दूध से एक बार दही बन गया, वापस दही से दूध थोड़ी बन सकता है, तो क्या होगा, फ्लोइंग ऑफ रिवर, ठीक है। और या फिर कोई भी नेचुरल प्रोसेस का नाम लिख दीजिए, दैट इज ऑलवेज, ठीक है। ग्रोइंग ऑफ ट्रीज, पेड़ का बढ़ना, सारे क्या होंगे आपके इरिवर्सिबल प्रोसेस, जितने भी प्रोसेस है। और केमिकल प्रोसेस में पूछा जाए तो सोडियम क्लोराइड का डिसोसिएशन है, सोडियम प्लस क्लोराइड माइनस इन एक्वस में जाते डिसोसिएट हो गया। अब थोड़ी ना ये वापस बन सकता है। आपने कोई केमिकल सब्सटेंस बनाया, इथेनॉल ही बना लिया, शुगर बना ली, शुगर को वापस केन जूस में थोड़ी ना बदल सकता। तो लगभग जितने भी आपके नेचुरल प्रोसेस होते हैं सारे इरिवर्सिबल होते हैं, ठीक है। और ये रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकती है, बैकवर्ड में भी, ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाती है, दोनों डायरेक्शंस में कंप्लीट होती है। सो इट नेवर गोज टू कंप्लीशन, or it may complete in infinite number of steps। ये रिएक्शन या तो पूरी नहीं होगी तो कितने स्टेप लगेंगे, इनफाइनाइट। थोड़ा सा रिएक्टेंट किस में बदला, प्रोडक्ट में, जितना बड़ा उसका 50% हो सकता है वापस रिएक्टेंट आ जाए। फिर रिएक्टेंट किस में बदलता होगा, प्रोडक्ट में, उसका कुछ परसेंट वापस रिएक्टेंट में आ जाए। इस तरीके से रिएक्शन कितने स्टेप्स में कंप्लीट होती है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में कंप्लीट होती है। दिस रिएक्शन कंप्लीट्स इन this reaction or this process
this reaction or this process can be completed in finite number of steps. फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, ये रिएक्शन फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन वापस बैकवर्ड में कन्वर्ट नहीं होती, एक ही डायरेक्शन में रिएक्शन हो रही. सो दिस रिएक्शन कैन बी कंप्लीटेड इन फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स. ओके, देखो है ना. इसके बाद एक फाइनल चीज़, पहली ये दोनों डायरेक्शन में होती है, ये सिंगल डायरेक्शन रिएक्शन. ये रिएक्शन आपकी कभी कंप्लीट नहीं होगी, ये रिएक्शन आपकी फाइनाइट स्टेप्स में कंप्लीट हो जाएगी. फाइनल एंड फुल बात, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द वर्क डन. किस रिएक्शन का वर्क डन ज़्यादा होगा. वर्क डन मतलब जिस रिएक्शन को कैरी आउट करने में कितना वर्क डन मुझे करना पड़ा. तो कॉमन सेंस की बात है, जो रिएक्शन फाइनाइट स्टेप्स में कंप्लीट हो जा रही है, दैट विल हैव ए फाइनाइट वैल्यू ऑफ द वर्क डन. बट दैट रिएक्शन विच इज़ रिपीटिंग ओवर एंड अगेन, विच इज़ रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, जो रिएक्शन बार बार रिपीट हो रही है, दैट रिएक्शन विल रिक्वायर ए लार्जर अमाउंट ऑफ वर्क, और दैट मे डू ए लार्जर अमाउंट ऑफ वर्क. रिएक्शन बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड करती है, या उस रिएक्शन में वर्क डन जो हो रहा है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा. समझ में आ रहा है वर्क डन के बारे में, कि एक रिएक्शन जो कि रिवर्सिबल है उसमें बहुत सारा वर्क डन होता है, या उसको करने में हमें बहुत सारा वर्क डन लगाना पड़ता है. एक ऐसी रिएक्शन जो फाइनाइट स्टेप में कंप्लीट हो रही है, दैट रिक्वायर्स और दैट डू ए लिमिटेड अमाउंट ऑफ वर्क डन. तो ये क्या लिखोगे, lesser amount of work is involved. और यहाँ पे लिखोगे a larger amount of work done is involved. That is W reversible is always greater than W irreversible. ठीक है, W रिवर्सिबल इज ऑलवेज ग्रेटर देन W इरिवर्सिबल. ये बात सबको समझ में आई. व्हाट इज़ द रिवर्सिबल प्रोसेस, व्हाट इज़ एन इरिवर्सिबल प्रोसेस. तो रिवर्सिबल वो प्रोसेस होता है जो सिर्फ दोनों डायरेक्शंस में होता है, और इरिवर्सिबल जो सिर्फ एक डायरेक्शन में होगा, आइदर फॉरवर्ड और बैकवर्ड. एक बार रिएक्शन कंप्लीट होगी, उसको वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते. ऑल नेचुरल प्रोसेसेस आर रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, एंड दिस इज एन इमेजिनरी प्रोसेसेस विच आर अक्रिंग इन बोथ डायरेक्शंस. हैबर प्रोसेस हो गया आपका एग्जाम्पल. ठीक है, इट नेवर गोज टू द कंप्लीशन और कंप्लीट इन इनफाइनाइट स्टेप, इट मे बी कंप्लीटेड इन फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स. इसको लार्जर वर्क डन की रिक्वायरमेंट होती है, और दूसरे को कम अमाउंट ऑफ वर्क डन की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है. ओके, देख लो एक बार. तो एक्सटेंसिव, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल सिस्टम, एंड फाइनल इज द इंटरनल एनर्जी. फाइनल टॉपिक इज इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम. दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय U, और इन मैनी बुक्स इट इज गिवन बाय E. जैसा कि नेम बता रहा है, इंटरनल मीन्स अंदरूनी, अंदर की जो प्रॉपर्टी, अंदर की जो एनर्जी, किसी भी सिस्टम के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है उसको जनरली नाम दिया जाता है इंटरनल एनर्जी. अरे नेम से क्लियर हो रहा है, किसी सिस्टम के अंदर की जो एनर्जी है उसका नाम क्या होगा, इंटरनल एनर्जी. द टोटल अमाउंट ऑफ द एनर्जी, द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी stored in a system is called इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. किसी भी सिस्टम के अंदर जितनी भी एनर्जी स्टोर होती है उसका नाम क्या होता है, इंटरनल एनर्जी. जो एनर्जी पार्टिकल्स के डिफरेंट काइंड ऑफ मोशंस की वजह से होती है, जो किसकी वजह से होती है, पार्टिकल्स के डिफरेंट काइंड ऑफ मोशंस की वजह से. जैसे फॉर एग्जांपल एक ह्यूमन बॉडी है, इस ह्यूमन बॉडी के अंदर जब आप खाना खाते हो तो कुछ एनर्जी तो उसी टाइम इंस्टेंटेनियसली रिलीज हुई और वो यूज हो गई, क्योंकि खाना खाते सबके पास एनर्जी आ जाती है. कुछ एनर्जी बॉडी स्टोर करके रखती है, दैट स्टोर्ड एनर्जी इज नोन एज इंटरनल एनर्जी. खाना खाया आपने, भूख लग रही थी, आपसे काम नहीं हो रहा था, आपने खाना खा लिया, खाना खाते ही बॉडी में डाइजेशन शुरू हुआ, इंस्टेंटेनियसली आपको कुछ एनर्जी मिल जाती है. लाइक ग्लूकोज पीते हैं तो ग्लूकोज तो इंस्टेंटेनियसली एनर्जी देता है, वो एनर्जी आप फिर अपनी बॉडी को
चलाने में यूज़ कर लेते हो। कुछ एनर्जी बॉडी हमेशा स्टोर करके रखती है लिपिड्स की फॉर्म में, फैट की फॉर्म में। वो कब यूटिलाइज करती है? जब आप खाना नहीं खाते और काम करते हो। तो जो स्टोर्ड एनर्जी है उसका नाम क्या होगा? इंटरनल एनर्जी। तो किसी भी सिस्टम में टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो स्टोर होती है उसका नाम क्या रखा जाता है? इंटरनल एनर्जी। दैट मे बी इन वेरियस टाइप ऑफ मोशंस, जो किसकी फॉर्म में हो सकती है? वेरियस काइंड ऑफ द पार्टिकल मोशन। इट इज in the form of various kind of particle motions। पार्टिकल्स के मोशंस की फॉर्म में हो सकती है एनर्जी, लाइक रोटेशनल मोशन ऑफ पार्टिकल, वाइब्रेशनल मोशन ऑफ पार्टिकल, इलेक्ट्रॉनिक मोशन यानी इलेक्ट्रॉन्स के मोशन, किसी भी मोशन की वजह से हो सकती है, या फिर किसी दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी लाइक इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सरफेस एनर्जी, है ना, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, और इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, सरफेस एनर्जी, सरफेस की वजह से, इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रिकल पार्टिकल्स की वजह से। तो ये किसी भी फॉर्म में ये एनर्जी मिल सकती है। और कहने का सीधा सीधा मतलब है टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी, चाहे कितनी भी पार्टिकल्स हो, किसी भी टाइप की हो, सारी जोड़ दो, क्या कहलाएगी? इंटरनल एनर्जी। दैट इज़ यू। और इंटरनल एनर्जी होगी आपकी रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स की वाइब्रेशनल एनर्जी, ठीक है, और काइनेटिक मूविंग पार्टिकल्स की काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, सरफेस पार्टिकल्स की वजह से सरफेस एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट इज़ करंट भी हो सकता है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो सकती है, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। सारी एनर्जीज़ का सम जो होता है दैट इज़ इंटरनल एनर्जी। इतनी सारी एनर्जीज़ का सम होता है कि हमें पता भी नहीं होता वो कितनी एनर्जीज़ का सम है। इसलिए एक बात हमेशा याद रखना, एक स्टेटमेंट हमेशा याद रखना, द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द इंटरनल एनर्जी कैन नेवर बी कैलकुलेटेड। exact value of internal energy cannot be calculated। इसकी वैल्यू कभी भी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर सकते। वी कैन कैलकुलेट ओनली चेंज इन इंटरनल एनर्जी। वी कैन कैलकुलेट ओनली चेंज इन इंटरनल एनर्जी, दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड इट इज़ अ स्टेट फंक्शन। और ये हमेशा कैसा फंक्शन होगा? स्टेट फंक्शन, क्योंकि मैंने बोला था वर्क और हीट को छोड़ के दुनिया का हर फंक्शन एक स्टेट फंक्शन होगा। इट इज़ ए काइंड ऑफ एनर्जी, काइंड ऑफ द फंक्शन। इट इज़ ए काइंड ऑफ फंक्शन और काइंड ऑफ एनर्जी। क्लियर है जी? तो किसी भी सिस्टम में स्टोर्ड टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी का नाम होता है इंटरनल एनर्जी। यू या ई से रिप्रेजेंट होता है। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू में आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। ये सिस्टम का एक स्टेट फंक्शन होता है। इस सिस्टम का क्या होता है? एक स्टेट फंक्शन होता है, स्टेट वेरिएबल होता है, स्टेट एनर्जी होती है। क्लियर है? जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेगी और किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करेगी। ओके, और ये याद रखना एक टाइप ऑफ एनर्जी होती है। तो आज हमने तीन ही टॉपिक पढ़े, एक्सटेंसिव, इंटेंसिव, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा यहाँ पे इंटरनल एनर्जी, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल प्रोसेस। क्लियर है? रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल। अब देखो एक चीज़ मैं और ऐड कर देता हूँ इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ में, कि हमने जैसे वॉल्यूम पढ़ा, वॉल्यूम के बारे में पढ़ा, इट इज़ एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। लेकिन इसी वॉल्यूम के आगे मैं एक वर्ड लगा देता हूँ स्पेसिफिक वॉल्यूम। इसके आगे क्या लगा देता हूँ? स्पेसिफिक वॉल्यूम। इट बिकेम इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्लियर है? हीट कैपेसिटी के बारे में पढ़ा, हीट कैपेसिटी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, लेकिन नाम लिख दिया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इट बिकेम्स इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अभी अभी मैंने पढ़ा इंटरनल एनर्जी, ये तो 100% आपके एक्सटेंसिव है। इंटरनल एनर्जी क्यों है? क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं भाई किसकी कितनी है। अमाउंट बढ़ाऊंगा तो पार्टिकल बढ़ेंगे, पार्टिकल बढ़ेंगे तो उनकी एनर्जी बढ़ेगी। भाई मेरे को तो ये पता है पार्टिकल्स की जो टोटल एनर्जी है वो इंटरनल एनर्जी है, और जो इंटरनल एनर्जी है वो सिर्फ पार्टिकल्स की एनर्जी है। मास बढ़ाओ, पार्टिकल बढ़ेंगे, पार्टिकल बढ़ेंगे तो उनकी एनर्जी बढ़ेगी। तो इंटरनल एनर्जी 100% एक्सटेंसिव है, लेकिन स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी क्या होगी? इंटेंसिव। तो व्हाट डज दिस स्पेसिफिक वर्ड रिप्रेजेंट्स? स्पेसिफिक का मीन्स होता है कि फिक्स्ड अमाउंट।
स्पेसिफिक का मतलब होता है फिक्स्ड अमाउंट। जब तुमने अमाउंट ही फिक्स कर दी तो इसके बाद तो कुछ कहने का मतलब ही नहीं रहा। भाई तुमने अमाउंट ही फिक्स कर दी, मास ही फिक्स कर दिया, वही चेंज नहीं हो रहा, तो एक्सटेंसिव का है सब कुछ क्या बन गया, इंटेंसिव। जैसे कोई कहे कि 2 किलो वाटर की वॉल्यूम, 2 kg वाटर की क्या लिखी, वॉल्यूम, और एक कहे कि 1 kg वाटर की वॉल्यूम। आपने जब अमाउंट को, वॉल्यूम को कितने से डिवाइड कर दिया, 2 kg से। पर लीटर, यानी अगर मैं पर किलोग्राम और पर लीटर और पर मोल बात करूं, 1 लीटर 1 मोल या 1 kg सिस्टम की बात करूं, दैट बिकेम्स स्पेसिफिक। स्पेसिफिक अमाउंट मीन्स फिक्स अमाउंट। वो प्रॉपर्टी हमेशा क्या हो जाएगी, फिक्स। कितना फिक्स होता है, 1 मोल की प्रॉपर्टी, 1 किलोग्राम की प्रॉपर्टी या 1 लीटर की प्रॉपर्टी। जैसे फॉर एग्जांपल मोलर इंटरनल एनर्जी, दैट्स मीन इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मोल, मोलर इंटरनल एनर्जी, ठीक है। और मोलर हीट कैपेसिटी, 1 मोल की हीट कैपेसिटी, है ना। अमाउंट अगर तुम्हें फिक्स करके दिया गया है, फिक्स अमाउंट का मीनिंग क्लियर सा ये है, 1 लीटर 1 मोल या 1 किलोग्राम की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी और मोलर प्रॉपर्टीज़ होंगी वो हमेशा इंटेंसिव होंगी, वो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करेंगी। उसने खुद ने कह दिया 1 लीटर 1 किलो या 1 ml। समझ में आ रहा है, जितनी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हैं सारी की सारी इंटेंसिव बन जाएंगी अगर उनके आगे वर्ड स्पेसिफिक लगा दे या उनके आगे वर्ड क्या लगा दे, मोलर। वाई, बिकॉज दे आर द प्रॉपर्टीज ऑफ 1 लीटर 1 किलोग्राम और 1 मोल। क्लियर, अमाउंट फिक्स, ठीक है। तो ये पढ़ना है भाई, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव इंटेंसिव के आखिरी में एक वर्ड बताया कि स्पेसिफिक और मोलर लगाओ, दे आर ऑलवेज इंटेंसिव। क्लियर, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल और इंटरनल एनर्जी, ये टॉपिक आपको स्टडी करना है। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।